आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। सीएम सम्राट ने दिए सर्वे के निर्देश। राज्य के कई जिलों में अचानक तेज आंधी बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और पेड़ों पर लगे फल भी झड़ गए। इससे किसान बेहद चिंतित हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पूरी स्थिति का आकलन जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह बदलाव हुआ है। पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कटिहार और पूर्णिया में भारी वर्षा और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक अलग अलग जिलों में छिटपुट बारिश और आंधी की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। बिहार बीजेपी में बढ़ेगा जमीनी नेताओं का कद। सत्ता और संगठन का भरोसा मजबूत कर रहे सीएम सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पार्टी संगठन को भी मजबूत बनाने में जुटे हैं। सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की उनकी रणनीति भाजपा में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रशासनिक फैसलों के साथ साथ संगठनात्मक कार्यों में भी सक्रियता दिखाई है। उनका संदेश साफ है कि सरकार और संगठन दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। लंबे समय से सक्रिय नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जा रहा है। प्रदेश संगठन के पुनर्गठन और विधान परिषद चुनाव में भी उनके निर्णय की छाप दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में केवल सत्ता के सहारे समीकरण कायम रखना आसान नहीं होता। ऐसे में संगठन को साथ लेकर चलना जरूरी है। भाजपा के अंदर भी यह धारणा मजबूत हो रही है कि आने वाले दिनों में संगठनात्मक मजबूती पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत होगी। नीतीश का अचानक निरीक्षण मोड ऑन। जेडीयू दफ्तर पहुंचे, मंत्री नहीं मिले, डिप्टी सीएम से बोले शाम में आइए, सब बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके आने की जानकारी पहले से किसी नेता या कार्यकर्ता को नहीं थी। नीतीश सीधे जनसुनवाई कार्यक्रम का फीडबैक लेने पहुंचे थे। कार्यालय में मौजूद पदाधिकारियों से उन्होंने कार्यक्रम की स्थिति और लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। संयोग ऐसा रहा कि जिस समय नीतीश पहुंचे, मंत्री मौजूद नहीं थे। उन्हीं मंत्रियों को जनसुनवाई में शिकायतें सुननी थीं। इस पर उन्होंने कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार आर्या से जानकारी ली। लौटते समय मंत्री अशोक चौधरी और मदन सहनी पहुंचे, लेकिन नीतीश वापस जाने की तैयारी में थे। उन्होंने दोनों से संक्षिप्त बातचीत की। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता पहले ही अनुपस्थिति की सूचना दे चुकी थीं। कार्यालय में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से नीतीश ने संगठन की गतिविधियों पर भी सवाल किए। इस अचानक दौरे ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। प्रशांत किशोर का ऐलान। 40 साल बाद भाजपा के गढ़ बांकीपुर में जनसुराज देगा कड़ी टक्कर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है और जनसुराज पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। बांकीपुर पिछले 40 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है और वर्तमान में यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जनसुराज इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भाजपा को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी की बैठक में रणनीति बनाई गई है। आने वाले 1 महीने में बांकीपुर में जनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता की राय लेकर आगे की रणनीति तय होगी और भाजपा को हर हाल में हराने की कोशिश की जाएगी। पश्चिम बंगाल से बिहार तक फैला नकली नोटों का जाल।
5.5 लाख की फेक करेंसी मामले में 6 आरोपी दोषी करार जाली भारतीय मुद्रा के बड़े नेटवर्क से जुड़े मामले में एटीएस की बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार की कोर्ट ने बुधवार को 6 आरोपितों को दोषी करार दिया। दोषी पाए गए आरोपितों में जहीर अब्बास, अरविंद पासवान, केदार पासवान, उदय कुमार, संतु कुमार और अजय कुमार शामिल हैं। सभी को आईपीसी की धारा 489 बी, 489 सी और यूएपीए की धारा 16 के तहत दोषी पाया गया है। अब सजा पर सुनवाई 3 जून को होगी। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सभी आरोपितों को बेऊर जेल भेज दिया। मामला 10 जनवरी 2016 का है, जब एटीएस ने गया जिले के हंटरगंज डोभी इलाके में छापेमारी कर 500 के करीब 5.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए थे। जांच में पता चला कि ये नोट पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से लाकर बिहार के विभिन्न जिलों में खपाने वाले थे। अदालत के फैसले के बाद इस संगठित नेटवर्क पर एटीएस की कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। मालदा लंबे समय से जाली नोटों का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है और बिहार में कई मामलों में इसका कनेक्शन सामने आ चुका है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का ऑन स्पॉट एक्शन। एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर कई कर्मचारी बर्खास्त स्वास्थ्य विभाग ने 102 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही और असंवेदनशीलता के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और सचिव कुमार रवि ने औचक कॉल कर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच की। जांच में सामने आया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर कॉल सेंटर ने एम्बुलेंस भेजने से पहले मरीज के साथ अटेंडेंट भेजने की शर्त रखी। कई बार अनुरोध के बावजूद बिना अटेंडेंट एम्बुलेंस भेजने में आनाकानी की गई। यहां तक कि ईएमटी ने घायल को लाने से इनकार कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव ने एम्बुलेंस संचालन एजेंसी जेन प्लस के संचालक को तलब किया और दोषी कर्मियों की पहचान कराई। इसके बाद संबंधित कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को प्राथमिकता देते हुए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। सचिव कुमार रवि ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही करने वाले किसी भी कर्मी या एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी थी? कमेंट में जरूर बताइए। सम्राट चौधरी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला भोजपुरी गायक गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोजपुरी गायक चुन्नू लाल यादव को पटना साइबर थाना और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र स्थित श्रीपुर गांव से हुई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सम्राट चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। साइबर पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर रख रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि विवादित पोस्ट अकेले की गई थी या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी है। बिहार में बाल मजदूरी से मुक्त बच्चों के लिए बड़ी योजना। आवासीय स्कूलों में होगी फ्री पढ़ाई। 3 जिलों से शुरुआत। बिहार सरकार ने बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहले चरण में पटना, गया और सीतामढ़ी जिलों में इस योजना की शुरुआत होगी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर संस्थान के साथ एमओयू किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में 100 बच्चों को आवासीय विद्यालयों में रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि बच्चों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं और रोजगारोन्मुखी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस मौके पर विभागीय अधिकारियों और संस्थान के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पहल बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुंह फिर होगा काला, लालू की बेटी रोहिणी भड़कीं। एमएलसी चुनाव की अटकलों पर लगाया फुल स्टॉप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भतीजे इराज के जन्मदिन समारोह में उनकी गैर मौजूदगी के बाद अब उन्हें विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई थीं। इन चर्चाओं पर रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बुरी नीयत वालों का मुंह फिर होगा काला। रोहिणी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग विरोधियों के साथ मिलकर उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गई हों। पहले भी उनके बेटे और सास के चुनाव लड़ने की बातें उड़ाई गई थीं। रोहिणी ने साफ किया कि वह पद और लालच की राजनीति से दूर रहती है और ऐसी अफवाहों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह बयान ऐसे समय आया है जब लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से सिंगापुर गए हैं और राजद के भीतर भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। रोहिणी की नाराजगी को पार्टी के अंदरूनी समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है। भागलपुर में 71 घंटे का ब्लैकआउट। सबौर के कई इलाके अंधेरे में पेयजल संकट से जूझते लोग तेज आंधी और तूफान के बाद भागलपुर के सबौर प्रखंड में बिजली आपूर्ति चौथे दिन भी सामान्य नहीं हो सकी। 33 और 11 केवी लाइनें तथा कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए। मिथिला विहार कॉलोनी, लोदीपुर, तहबलपुर, जगतपुर, बसंतपुर और खुर्द लोदीपुर समेत कई क्षेत्रों में 71 घंटे तक अंधेरा रहा। बिजली नहीं होने से सबसे बड़ा संकट पेयजल का खड़ा हो गया। घरों की टंकियां खाली हो गईं और लोग पानी के लिए भटकते रहे। नाराज लोगों ने तहबलपुर जगतपुर सड़क पर जाम लगाकर बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में पूर्व प्रमुख प्रदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया, तब जाम हटाया गया। भोलानाथ फीडर क्षेत्र के लालूचक भट्टा इलाके में करीब 600 घरों के 10,000 लोग बेहाल रहे। यहाँ 11 केवी लाइन के 4 पोल गिर गए थे और 3 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। गुरुवार रात को कुछ क्षेत्रों में बिजली आई, लेकिन बार बार फेज गायब होने से स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। मधुबनी में ट्रेन का कोच जला। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने बढ़ाई निगरानी। रेलवे यार्ड और स्टेबलिंग लाइन में खड़ी ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। गुरुवार भोर 3:30 बजे मधुबनी स्टेशन पर खड़े खाली रैक के एक कोच में आग लग गई। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि यार्ड में खड़े कोचों में आग लगना केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही और असामाजिक तत्वों की सक्रियता भी हो सकती है। कई बार खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते, जिससे कोई भी अंदर प्रवेश कर सकता है। डीआरएम समस्तीपुर ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है। सभी मंडलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। आरपीएफ ने यार्ड और स्टेशनों पर गश्त बढ़ा दी है। सीसी कैमरों से निगरानी मजबूत की जा रही है और रात में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एरिया अफसर रविशंकर महतो के नेतृत्व में जांच अभियान चला। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने सभी जगहों की जांच की। अब तीनों शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही मुजफ्फरपुर में बढ़ा किराया। वाहन मालिकों की मनमानी से यात्रियों की परेशानी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब सीधे परिवहन सेवाओं पर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर में मालवाहक वाहनों से लेकर यात्री बसों, ऑटो और ई-रिक्शा तक में मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया गया है। यात्रियों का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के उनसे 20 से 30% तक अधिक किराया वसूला जा रहा है। वाहन मालिकों का तर्क है कि पेट्रोल डीजल के साथ ग्रीस, मोबिल, स्पेयर पार्ट्स और चालक कंडक्टर के वेतन तक सब महंगा हो गया है। ऐसे में किराया बढ़ाना मजबूरी है। निजी बस संचालकों पर भी मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने भी 2 से 3 रुपये अतिरिक्त लेना शुरू कर दिया है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने कहा है कि 1 जून को पटना में बैठक होगी, जिसमें किराया वृद्धि पर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने जाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है।
विजय कुमार सिन्हा का छल का दर्द। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर अपनी पीड़ा जाहिर की। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब वे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने की सोचते हैं तो उनके विभाग को बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन परीक्षा के समय सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। फिर भी मैं परीक्षा देने की कोशिश करता हूँ। सिन्हा ने यह भी कहा कि पढ़ाई कराने वाले ही बेईमान निकलते हैं। जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, तब तक सब्जेक्ट बदल चुका होता है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है और इसे सत्ता के भीतर असंतोष का संकेत माना जा रहा है। बक्सर में 23 साल बाद योगी बनकर लौटा बेटा। पिता ने नम आंखों से दी भिक्षा। बक्सर जिले के धनसोई बाजार स्थित लोहार टोली में सोमवार को एक भावुक दृश्य देखने को मिला। 23 साल पहले घर छोड़कर गया लखन शर्मा योगी के वेश में अपने घर लौटा। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और सन्यासी रूप में पहुंचे लखन को पहले कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने सारंगी की धुन पर अपने बचपन और परिवार से जुड़े गीत गाए तो परिजनों की आंखें भर आईं। परिवार ने उसे पहचान लिया और घर में भावुक माहौल बन गया। लखन ने बताया कि अब वह संन्यास धर्म का पालन कर रहा है और अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा कि उसकी संन्यास प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब वह अपने माता पिता से भिक्षा ग्रहण करेगा। पिता दीपक शर्मा ने भारी मन से बेटे को भिक्षा दी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर गांव के लोग भी भावुक हो उठे। पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। न कोचिंग, न वीआईपी साधन, सिर्फ सेल्फ स्टडी से बिहार पुलिस में सिपाही बनी 2 सहेलियां कौनरा पंचायत की 2 बेटियों ने अपने अथक परिश्रम और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। खुशी कुमारी और अलका कुमारी का चयन बिहार पुलिस में सिपाही पद पर हुआ है। खुशी का चयन जिला बल मोतिहारी के लिए और अलका का चयन जिला बल जमुई के लिए हुआ। दोनों ने बिना किसी कोचिंग के केवल स्वाध्ययन के दम पर यह सफलता पाई। खुशी किसान परिवार की बेटी है, जबकि अलका के पिता मनोज कुमार सिंह भी साधारण परिवार से आते हैं। उनकी सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दोनों ने मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह मुकाम हासिल किया। राजद के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों ने कहा कि यह उपलब्धि साबित करती है कि कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के सामने संसाधनों की कमी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। दरभंगा में बकरीद की नमाज के बाद खास अपील, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। दरभंगा के शीशो गांव में बकरीद की नमाज के बाद नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ निर्यात बंद करने की मांग की। इस अभियान का नेतृत्व जन सुराज पार्टी के नेता डॉक्टर शोएब अहमद खान ने किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई मंचों से यह मांग उठाई जा चुकी है। नमाजियों ने कहा कि हिंदू समाज गाय को माता मानता है और उनकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने गौ रक्षक और बजरंग दल जैसे संगठनों से भी इस अभियान में साथ आने की अपील की। सीतामढ़ी के सोनबरसा समेत कई गांवों में बकरीद का पर्व गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाया गया। मुस्लिम परिवारों ने हिंदू भाइयों को घरों पर दावत दी और दोनों समुदायों ने एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बरती और अधिकारी लगातार गश्त करते रहे। गोपालगंज में आंधी बारिश के बीच ताड़ के पेड़ पर गिरी बिजली धू धू कर जलने लगा ऊपरी हिस्सा। शुक्रवार सुबह गोपालगंज जिले के सबया गांव में तेज आंधी और बारिश के बीच एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। जोरदार धमाके के साथ बिजली गिरते ही पेड़ का ऊपरी हिस्सा धधक उठा और आग की लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं। बारिश होने के बावजूद पेड़ से उठती आग ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। कुछ युवकों ने इस घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय पेड़ के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहें और सुरक्षित भवनों में शरण लें। वैज्ञानिक खेती से 2.5 गुना बढ़ी कमाई। जहानाबाद के किसान सुरेंद्र सिंह की सफलता चर्चा में। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के नारायणपुर गांव निवासी
प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी 2.5 गुना तक बढ़ा ली है। उनके पास 20 एकड़ जमीन है, जिसमें 10 एकड़ पर धान, सरसों और राई जैसी पारंपरिक फसलें होती हैं, जबकि बाकी 10 एकड़ पर सब्जियों की खेती की जाती है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 2 एकड़ में हाइब्रिड बैंगन की खेती में 20,000 रुपये की लागत आती है और 80,000 रुपये तक की आमदनी होती है। इसी तरह फूल गोभी की खेती में भी 20,000 की लागत पर 80,000 से 1 लाख रुपए तक की आय मिलती है। कृषि विभाग और आत्मा जहानाबाद की ओर से उन्हें लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलता रहा है। दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और वाराणसी में प्रशिक्षण लेकर उन्होंने उन्नत तकनीक सीखी। आत्मा के तकनीकी सलाहकार समय समय पर उनके खेतों का निरीक्षण करते हैं और बीमारियों से बचाव की जानकारी देते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह पिछले 35 वर्षों से खेती कर रहे हैं और अब पहले की तुलना में 2 से 2.5 गुना अधिक आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी आधुनिक खेती अपनाने की अपील की। पोती की शादी के लिए निकाले थे 2 लाख, जमुई में तिवारी गैंग ने रास्ते में लूटा, बेगूसराय में पकड़ा गया। सरगना जमुई जिले में पोती की शादी के लिए बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी विष्णुदेव यादव को तिवारी गैंग ने लूट लिया। 17 अप्रैल को झांझा स्थित एसबीआई शाखा से 2 लाख रुपए निकालकर घर लौटते समय अपराधियों ने सुनसान स्थान पर उनकी साइकिल में धक्का मारकर बैग छीन लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपराधियों की पहचान की। 26 मई को गुप्त सूचना पर बेगूसराय जिले के बरौनी क्षेत्र से गैंग का सदस्य सन्नी मिश्रा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1,750 रुपए बरामद हुए। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि तिवारी गैंग बिहार के कई जिलों में सक्रिय है और बैंक से रुपए निकालने वाले लोगों को निशाना बनाता है। इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अफ्रीका में संक्रमण के बाद बिहार में अलर्ट, नेपाल सीमा पर चौकसी। इबोला से बचाव के निर्देश। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के नए प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों, मेडिकल कॉलेजों, एयरपोर्ट और नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इबोला को बेहद खतरनाक और संक्रामक बीमारी बताया गया है, जिसकी मृत्यु दर 50% से अधिक हो सकती है। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, लार, पसीना, उल्टी और मल के सीधे संपर्क से फैलता है। डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। गंभीर स्थिति में उल्टी, दस्त, लाल आंखें, त्वचा पर चकत्ते और रक्तस्राव हो सकता है। सरकार ने सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल पुणे स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। फिलहाल बिहार में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।